हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान क्लास 12 विलयन चैप्टर के अंतर्गत हिमांक का अवनमन के बारे में। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म के बारे में। अणुसंख्यिक गुणधर्म के बारे में बताया था कि विलयन के वो गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके रासायनिक प्रकृति, उनके आकार या संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। यदि हम उस विलयन में विलेय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो विलयन के कुछ गुण जैसे वाष्प दाब में परिवर्तन हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, हिमांक का अवनमन हो जाएगा। तो हमने अणुसंख्यिक गुणधर्म के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन उसका लिंक पड़ा हुआ है। तो अणुसंख्यिक गुणधर्म के बारे में बताया था कि यदि हम किसी भी वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को मिला देते हैं कुछ मात्रा को, तो वाष्प के बनने की जो दर होती है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में कमी के कारण ही विलयन के कुछ गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन होता है। नंबर 1 हम लोगों ने स्टडी की थी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि कोई शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होगा, मान लिया एक कंटेनर है, उस कंटेनर में शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। अब क्वथनांक देखिए क्या होता है। क्वथनांक के बारे में बताया था कि वो ताप जिसमें द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे ये मान लिया एक वायुमंडल दाब है 1 atm और ये द्रव का वाष्प दाब है, ये द्रव का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। यदि हम इसे गर्म करना शुरू करेंगे, नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे तो वाष्प का दाब बढ़ता जाएगा और जब ये पुनः वायुमंडल दाब के बराबर आ जाएगा, ये वायुमंडल दाब P के बराबर आ जाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर ये द्रव जो होगा वाष्पित होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ये क्वथनांक होगा डेल्टा TB0, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक बोला जाता है। अब यदि हम कंटेनर में एक अवाष्पशील विलेय को घोल दें, मैंने बताया था कि शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को घोल देंगे तो अवाष्पशील विलेय को जैसे ही घोला जाएगा उसके कुछ अणु ऊपरी सतह पर आ जाएंगे अवाष्पशील विलेय के, जिससे वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। वाष्प की मात्रा क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी और दाब भी पहले से कम हो जाएगा। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब इस द्रव को फिर से वाष्पित कराने के लिए पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, तो इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों क्वथनांकों का अंतर, शुद्ध विलायक के क्वथनांक और विलयन का जो क्वथनांक, इनका जो अंतर आएगा डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा TB माइनस TB0, क्योंकि विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा हो जाएगा। इनका अंतर जो होता है क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे हिमांक का अवनमन। देखिए, हिमांक का अवनमन भी एक अणुसंख्यिक गुणधर्म है जो विलायक में उपस्थित विलेय अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। अवाष्पशील विलेय की मात्रा जैसे जैसे बढ़ी जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर क्वथनांक जो होगा, हिमांक जो होगा उसका मान धीरे धीरे घटता जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं हिमांक का अवनमन क्या होता है। पहले हिमांक पढ़ेंगे, हिमांक क्या होता है, फिर हिमांक का अवनमन के बारे में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन के पहले पता होना चाहिए हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स,
लोअर स्टैंडर्ड क्लासेस में पढ़ाया गया होगा कि हिमांक क्या होता है कि वो ताप जिस पर कोई भी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई भी द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो ताप उसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जल का हिमांक कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। अब जब हम किसी भी द्रव के ताप को कम करते हैं तो होता क्या है, इसको हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे वाष्प दाब के रूप में। मान लिया ये एक ठोस है, एक ठोस का दाब है, ठोस का वाष्प दाब, और ये द्रव का वाष्प दाब। तो पिछले वीडियो में जो क्वथनांक का उन्नयन हम लोगों ने पढ़ा था और अभी आज हमने रिवीजन कराया, वहाँ पर बताया था कि यदि किसी द्रव को वाष्पित कराना है तो उसके ताप को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। लेकिन यदि किसी द्रव को हमें ठंडा करके उसे ठोस अवस्था में ले जाना है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हम गर्म करने के बजाय उसके ताप को धीरे धीरे कम करेंगे और इतना ताप करेंगे कि उसका जो द्रव का वाष्प दाब है, ताप को धीरे धीरे घटाएंगे तो जो द्रव का वाष्प दाब है वो घटते घटते जब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, जब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में द्रव जो होगा ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। तो इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब वो ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब जो होगा ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का हिमांक बिंदु या हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक बिंदु या हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जबकि हम लोगों ने क्वथनांक में क्या पढ़ा था? क्वथनांक में बताया गया था कि देखते हैं इसको भी ग्राफ के द्वारा फिर से पुनः कि ये ताप है हमारा और ये हमारा दाब में परिवर्तन T हो गया। अब ये वायुमंडलीय दाब है 1 atm। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये द्रव का वाष्प दाब है, ये है हमारा द्रव का वाष्प दाब। अब यदि हमें इसे वाष्पित कराना है तो इसके ताप को बढ़ाना पड़ेगा। ताप में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी और ताप में जब वृद्धि करेंगे तो वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और जब ये द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब 1 atm बराबर होगा तो ये द्रव जो होगा वो बनने लगेगा। लेकिन हिमांक में क्या होगा कि ये द्रव का वाष्प दाब है और ये ठोस का वाष्प दाब है, तो हम इसके यदि हमें द्रव के वाष्प दाब को ठोस के वाष्प दाब के बराबर लाना है तो हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे। यदि हम उसे गर्म करेंगे तो वाष्प दाब बढ़ता जाएगा तो ये ऊपर उठेगा। लेकिन यदि इसे हम ठंडा करना शुरू करेंगे, ताप को कम करना शुरू करेंगे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। और जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो जो द्रव होगा वो ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और वो बिंदु ही उसका हिमांक कहलाता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि हिमांक क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हिमांक का अवनमन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हिमांक का अवनमन भी एक कोरिलेटिव प्रॉपर्टी और संख्यक गुणधर्म है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसको भी हम ग्राफ पहले जो है फिगर के द्वारा समझेंगे, फिर इसका ग्राफ समझेंगे। तो मान लिया एक कंटेनर में हमने एक शुद्ध वाष्पशील विलायक ले लिया। ये क्या हो गया? एक शुद्ध वाष्पशील विलायक है, ये है शुद्ध विलायक। क्या हो गया? शुद्ध विलायक हो गया। अब ये क्या बनाएगा? इस प्रकार से वाष्प बनाएगा।
तो ये वाष्प बना रहा होगा, तो इसका ही वाष्प दाब हो गया P0 हो गया, इसका वाष्प दाब हो गया P0। अब हम चाहते हैं इसको ठोस ये P0 यहाँ लिखा जाएगा सॉरी। अब हम चाहते हैं कि ये जो द्रव है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो क्या होगा कि अगर हम इसको ठोस में बदलना चाहते हैं तो ठोस का वाष्प दाब जो होता है द्रव के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ताप को ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो देखा गया ये चूंकि लाइन नीचे है ठोस के वाष्प दाब की, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम नीचे लाएंगे। तो जब जैसे जैसे हम ताप को कम करते जाएंगे, इस शुद्ध विलायक के ताप को कम करते जाएंगे, वाष्प की जो मात्रा होगी घटती जाएगी, जिससे वाष्प का दाब जो होगा घटता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों के मान द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये जो ठोस होगा वो द्रव जो होगा ठोस में गल जाएगा, और इस स्थिति में जो हिमांक होगा उसे बोलेंगे हम शुद्ध विलायक का हिमांक Tb0। ये शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया Tb0। अब हम क्या करेंगे, इस शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को मिला दिया गया। क्या किया गया, एक अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय को मिलाया गया। तो जैसे ही हम अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो उसके कुछ कण इस वाष्पशील विलायक की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, जो बढ़ने वाली वाष्प की दर को पहले की तुलना में भी और भी कम कर देंगे, जिससे वाष्प का दाब जो होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। अब चूंकि ये विलयन बन चुका है, मान लिया इसका वाष्प दाब ये हो गया, अब ये वाष्प दाब ये आ गया। ये जो वाष्प दाब की लाइन है ये हो गई विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो देखा हम लोगों ने कि विलयन का जो वाष्प दाब था वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो अवाष्पशील विलेय के अणु द्रव की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, जो वाष्प के बनने की दर को क्या कर देंगे, पहले से कम कर देंगे। और जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। अब जो वाष्प दाब कम हो गया, अब हम अगर इसको इस विलयन को ठोस अवस्था में ले जाना चाहते हैं तो पहले से हमें कम ताप, पहले से कम ठंडा करना पड़ेगा। मतलब जो है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इससे भी कम हो जाएगा। Tb0 है तो इसका हो जाएगा Tb हो जाएगा, Tb इसलिए ये विलयन का सॉरी Tb ना लिख के हम Tf लिखेंगे, सॉरी इसको Tf लिखेंगे, दोनों को फ्रीजिंग पॉइंट है। द्रव जो शुद्ध विलायक का हिमांक होगा Tf0 होगा, और विलयन का जो हिमांक होगा वो Tf होगा। तो यहाँ पर देखा गया कि विलयन का जो हिमांक है, विलयन का जो हिमांक है वो शुद्ध विलायक के हिमांक से और नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाब जो था वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो गया। मतलब इसे हम कम ताप पर ही द्रव का वाष्प दाब और ठोस के वाष्प दाब के बराबर कर सकते हैं। तो हिमांक के अवनमन का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को घोल देते हैं तो अवाष्पशील विलेय को घोलने पर द्रव के हिमांक में जो अवनमन होता है, द्रव का हिमांक जो घट जाता है, हिमांक में जो अवनमन होता है उस हिमांक में अवनमन को ही क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसको हम परिभाषा के रूप में कहाँ से लिख सकते हैं, स्टूडेंट, फिर आगे परिभाषा देखते हैं हिमांक के अवनमन। स्टूडेंट्स, हिमांक का अवनमन क्या होता है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय, जब हटा देंगे, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन
अवनमन कहते हैं। उसको भी चार्ट के द्वारा समझा था, फिर दोबारा हम एक बार देखते हैं। ये मान लिया ताप हो गया, ये हमारा दाब में परिवर्तन हो गया, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। अब ये ठोस का वाष्प दाब हो गया, ठोस का वाष्प दाब, ठोस का वाष्प दाब। हमने बताया कि इसको ठंडा करेंगे तो एक ऐसा ताप आएगा जिस पर ये जम जाएगा, तो इसका हिमांक हो गया TF0। अब यदि हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया तो ये हो गया विलयन। विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प दाब, तो इसको ठोस अवस्था में बदलने के लिए पहले से और कम ताप देना होगा। और इसका हिमांक हो गया TF। क्योंकि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि हिमांक जो बिंदु है TF0 और ये जो है शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया और ये विलयन का हिमांक हो गया TF। तो हिमांक जो है वो शुद्ध विलायक का ज़्यादा है विलयन की तुलना में। तो यहाँ पर हिमांक का जो अवनमन का फार्मूला बनेगा डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा TF0 माइनस TF। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक के अंतर के बराबर होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा TF शुद्ध विलयन के हिमांक TF0 व शुद्ध विलायक के हिमांक TF0 व विलयन के हिमांक TF के अंतर के बराबर होता है, तो चाहे ये परिभाषा याद करो और ये परिभाषा जो है फॉर्मूला बैठे। यहाँ पर बताया गया कि शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलय को हम घोल देंगे तो जो विलयन के हिमांक में क्या हो जाती है, कमी होगी। यहाँ पर दिखाया गया हिमांक जो है, ये हिमांक जो है विलयन का कम हो गया कि वाष्प दाब कम हो जाता है। तो अवनमन जो हुआ, जो कमी हुई इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ये फॉर्मूला के द्वारा बताया गया कि जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलेंगे तो विलयन का हिमांक क्योंकि शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाएगा, तो इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो अंतर ही हिमांक का अवनमन कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा इस फॉर्मूले से निकाल दी गई कि अवाष्पशील विलय तो विलयन का जो हिमांक अवनमन होगा वो शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक TF दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो समझ में आया होगा, ये दो परिभाषाएं हैं, इनमें से कोई एक याद कर सकते हैं। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे, इसका स्केच कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि हिमांक का जो अवनमन होता है डेल्टा TF इक्वल टू होता है TF0 माइनस TF। तो हिमांक के बारे में बताया गया कि वो ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वो बिंदु ही उस द्रव का हिमांक बिंदु या हिमांक के फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब ये जो लाइन है x अक्ष पर, ये ताप को प्रदर्शित करेगी। ये y अक्ष पर जो रेखा है ये हमारे दाब में परिवर्तन P को प्रदर्शित करेगी। अब चूंकि ठोस और द्रव दोनों के वाष्प दाब क्या होते हैं, जब बराबर होते हैं तो हिमांक बिंदु कहलाता है। मान लिया ये क्योंकि ठोस का वाष्प दाब कम होता है तो ये रेखा ठोस के वाष्प दाब को प्रदर्शित करेगी। किसका हो गया, ये ठोस का वाष्प दाब, ठोस का वाष्प दाब, ठीक है। अब ये ठोस का वाष्प दाब की रेखा ये हो गई। अब चूंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होगा वो विलयन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होगा वो ठोस के वाष्प दाब से अधिक होता है। तो यहाँ पर मान लिया ये जो है ये पॉइंट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है,
अब इस शुद्ध विलायक को हमें ठोस में परिवर्तित करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ताप को धीरे धीरे घटा रहे हैं। घटाने पर क्या होगा, ठोस का वाष्प दाब और द्रव के वाष्प दाब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मान लिया ए है, और ये पॉइंट जो है दिखा रहा है हमें द्रव के वाष्प, शुद्ध विलायक या द्रव के वाष्प दाब। चूँकि हमें इसका मान ठोस के वाष्प दाब के बराबर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार ताप को घटाएंगे। मान लिया ताप को घटाया जा रहा है, ये हम ताप को घटा रहे हैं, ये ताप को घटा रहे हैं। ताप को घटाने पर क्या होगा, लगातार जब ताप घटाते जाएंगे तो जैसे ताप इधर ये ताप घटेगा, इधर ये वाष्प दाब भी घटता जाएगा और एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब को क्रॉस कर देगा। और जिस बिंदु पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब को क्रॉस कर देगा, वहाँ पर ये ताप दिखाएगा, ये ताप TF नॉट को प्रदर्शित करेगा। और ये TF नॉट क्या होगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करेगा। इतना स्टूडेंट समझ में आया होगा। ये ग्राफ जो है कि ये हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, क्योंकि हमें इसे ठोस के वाष्प दाब के बराबर करना है हिमांक को प्रदर्शित करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके ताप को घटाएंगे। ये ताप, यहाँ पर ये ताप था, ये ताप और घटाया गया, ताप घटाएंगे तो इधर से दाब क्या होगा, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं दाब लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और जब लगातार घटता जा रहा है तो एक ऐसी स्थिति आई जब ये ठोस के वाष्प दाब को क्रॉस कर देगा। जहाँ पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब को क्रॉस कर देगा, उस बिंदु पर ही द्रव जो होगा ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और ये द्रव का हिमांक कहलाएगा। इतना स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक अवाष्पशील विलय को खोल देंगे। तो अभी हमने बताया था कि जो हिमांक का अवनमन है एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, और जैसे ही अवाष्पशील विलय को घोला जाएगा किसी शुद्ध विलायक में, वाष्प की जो मात्रा होगी पहले की तुलना में कम हो जाएगी, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लिया ये विलयन है, ये क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब, ये यहाँ पर ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। अब ये जो लाइन है ये विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि अवाष्पशील विलय में लाया गया तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन अब भी ये ठोस के वाष्प दाब के बराबर नहीं है। अब इसको भी हमें क्या करना है, ठोस में परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे, इसके भी ताप को लगातार हम क्या करेंगे, पहले ये ताप था विलयन का, लगातार हम इसके ताप को घटाते जाएंगे, जिससे वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब घटता चला जाएगा। वाष्प दाब जब घटेगा तो एक ऐसी लाइन आएगी जिस पर ये फिर से ठोस के वाष्प दाब को क्रॉस कर देगा। तो जिस बिंदु पर विलयन का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब को क्रॉस कर देगा, तो ये जो बिंदु होगा ये कहलाएगा विलयन का हिमांक TF। ये क्या कहलाएगा, विलयन का हिमांक TF कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहाँ पर जो विलायक का हिमांक TF नॉट था वो विलयन के हिमांक से और पीछे आ गया। पीछे आने का मतलब यहाँ पर विलयन का हिमांक जो था वो शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होगा, जो यहाँ पर भी दिखाया गया है ये अंतर, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, ये अंतर जो है डेल्टा TF कहलाएगा। जैसे यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर हुआ, ये अंतर हमारा डेल्टा TF कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम ग्राफ के द्वारा हिमांक के अवनमन को समझ सकते हैं कि ये हमारा ठोस का वाष्प दाब है। और हिमांक के अवनमन की हिमांक की परिभाषा कहती है कि वो ताप होता है हिमांक जिस पर द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब आपस में बराबर हो जाते हैं। क्योंकि ठोस का वाष्प दाब ज़्यादा, द्रव का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, इसलिए ठोस को हम क्या करेंगे, लगातार ठंडा करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों यहाँ पर क्रॉस कर जाएंगे तो वो वहाँ पर द्रव जो होगा वो ठोस में बदलना शुरू हो जाएगा, वो उसका हिमांक कहलाएगा। अब ये शुद्ध है तो शुद्ध अवस्था में इसका हिमांक हो गया ये। अब चूंकि अवाष्पशील विलय में लाया गया तो अवाष्पशील विलय में लाने पर क्या होगा, हिमांक इसका जो वाष्प दाब होगा पहले की तुलना में कम हो जाएगा, कि वाष्प के अणुओं की संख्या कम हो जाती है अवाष्पशील विलय मिलाने पर। तो ये क्या होगा, पहले से वाष्प दाब कम हो गया विलयन का, तो लेकिन ये अभी ठोस के वाष्प दाब के बराबर नहीं है, इसलिए इसको पुनः हम नीचे लाएंगे, घटाते जाएंगे, इसके ताप घटाते जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर फिर से ये ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। और इस स्थिति में यहाँ पर जो हिमांक होगा ये विलयन का हिमांक होगा, लेकिन ये विलयन का हिमांक जो होगा वो तुम्हारे शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान लिया हमने जल लिया, तो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था से बर्फ अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। अब क्या करेंगे, जल में हमने
चीनी मिला दी या NaCl मिला दिया, मान लिया NaCl मिला दिया, चीनी प्लस NaCl का विलयन, या चीनी मिला दी, विलयन का हिमांक। अब इसका हिमांक कितना हो जाएगा, हमने कहा हिमांक जो होगा कम हो जाएगा, पीछे क्यों आ गया, तो कम होने मतलब 0 है तो 0 से और नीचे जाने का मतलब है कि ये तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मान लिया हम समझने के लिए कि थोड़ी देर के लिए कि जल और NaCl के हिमांक -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा TF क्या होगा, क्योंकि हिमांक जल का ज़्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस है, माइनस, और ये विलयन का हिमांक है इसका क्या है -2 डिग्री सेल्सियस, तो इनका अंतर आ गया ये 2 डिग्री सेल्सियस। ये 2 डिग्री सेल्सियस जो है ये हिमांक का अवनमन कहलाएगा। तो इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। ये इसका उदाहरण हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने उदाहरण समझाने के लिए ये -2 डिग्री सेल्सियस मान लिया है। अब हम लोग आगे इसके परिभाषा पर डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग हिमांक के अवनमन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका मान जो होता है डेल्टा TF का जो मान है वो हमने बताया कि डेल्टा TF का जो मान है वो TF0 - TF के बराबर है। तो चूँकि हिमांक का अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है और असंख्यक गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कण जैसे से बढ़ाएंगे हिमांक का अवनमन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो विलय की जो कणों की संख्या है उसे मोलल सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्वथनांक के हमने भी पढ़ा था, हिमांक का अवनमन डेल्टा TF व मोलल सांद्रता या मोललता में संबंध। तो स्टूडेंट्स देखा गया कि जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF मीन्स हिमांक का अवनमन। जैसे जैसे हम किसी भी शुद्ध विलायक में अभावशील विलय की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो मोलल सांद्रता बढ़ती जाती है। मोलल सांद्रता बढ़ने का मतलब है, जैसे हमने बताया था कि कंटेनर में अगर हम शुद्ध विलायक में एक अभावशील विलय को मिला दें तो ये पहले मान लीजिए शुद्ध विलायक की वाष्प है, और जैसे ही अभावशील विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो मोलर कंसंट्रेशन, मोलल सांद्रता बढ़ती जाएगी, जिससे वाष्प दाब घटता जाएगा, और वाष्प दाब घटेगा मीन्स हिमांक का अवनमन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो डेल्टा TF जो समानुपाती होता है वो मोललता के होता है। इस प्रकार से क्वथनांक उन्होंने बताया था मोललता के होता है, जिसे हम M0 से लिखेंगे, यहाँ पर M0 से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक KF आएगा, KF इंटू मोललता, वेयर KF इक्वल टू विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। क्या होता है, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। और चूंकि मोललता का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मोललता M0 इक्वल टू होता है विलय के मोल अपान कैपिटल W विलायक का भार, ये जो कि ग्राम में होना चाहिए, विलायक का भार, और इनटू 100 दे देंगे क्योंकि यहाँ ग्राम में लिया हमने। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू N इंटू 1000 स्मॉल कैपिटल W। इस फार्मूले के द्वारा हम हिमांक के अवनमन की गणना कर सकते हैं यदि हमें मोलर अवनमन स्थिरांक KF की वैल्यू पता है, विलय के मोल ज्ञात हैं और विलायक का भार या विलायक की मात्रा हमें ज्ञात है। अब हम इसके आधार पर अध्ययन करेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। फॉर्मूला भी पढ़ा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल n इंटू 1000 अपान कैपिटल W। अतः
मोलल अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। मोलल अवनमन स्थिरांक KF इक्वल टू डेल्टा TF कैपिटल W अपान स्मॉल n इंटू 1000 यदि n इक्वल टू 1 मोल। क्या है 1 मोल? अवाष्पशील विलेय। क्या हो गया? अवाष्पशील विलेय है। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। पढ़ लेते हैं। कैपिटल W हो गया 1000 ग्राम विलायक। 1000 ग्राम विलायक हो गया। ये ध्यान रखेंगे 1000 ग्राम विलायक हो गया। इसमें अवाष्पशील विलेय हो गया 1 मोल। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो देन जो फॉर्मूला बनेगा KF इक्वल टू डेल्टा TF। और इससे हम परिभाषा निकाल लेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक की। देखिए क्या परिभाषा बनेगी। जिस प्रकार से हम लोगों ने मोलल अवनमन स्थिरांक परिभाषा निकाली थी, एज इट इज परिभाषा मोलल अवनमन स्थिरांक की होगी। 1000 ग्राम विलायक, विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक हिमांक में जो अवनमन होता है, डेल्टा क्या F क्या? हिमांक का अवनमन। तो 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। स्टूडेंट्स परिभाषा समझ में आ गई होगी। इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, पेपर में आती रहती है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हिमांक के अवनमन की सहायता से हम किसी भी अवाष्पशील विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट। अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना। देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा, डेल्टा TF इक्वल टू स्मॉल n 1000 अपान कैपिटल W KF इक्वल टू KF हुआ है। डेल्टा TF इक्वल टू KF एंड 1000 अपान कैपिटल W। चूँकि विलेय के मोल जो होते हैं वो विलेय के भार स्मॉल W विलेय के भार m के बराबर होता है। विलेय का ये भार हो गया, विलेय का भार बटे विलेय का भार, विलेय का अणुभार। तो फॉर्मूला जो बनेगा आके डेल्टा TF इक्वल टू KF स्मॉल W 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं विलेय का अणुभार m इक्वल टू डेल्टा TF m इक्वल टू KF स्मॉल W 1000 अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी अज्ञात अवाष्पशील
विलय के अड़भार की गणना कर सकते हैं यदि हमें उसके मॉडल अवरोही स्थिरांक, हिमांक अवनमन, विलय का भार और विलायक के भार की वैल्यू हमें ज्ञात है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे और संख्यक गुण के अंदर तीसरी प्रॉपर्टी हिमांक अवनमन। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी अध्ययन करेंगे परासरण और परासरण दाब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।